आप लोगों ने फिर घर जाके उस इंटरनेशनल इदारे और उसके इंटरनेशनल बोर्ड्स के बारे में फिर जानकारी हासिल की किताब से, तो क्या पता लगा? आईफेक किसे कहते हैं? इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ अकाउंटेंट्स, और इसके बहुत सारे मेंबर्स हैं जो बहुत सारे मुल्कों में हैं। कम्पनी लॉ होता तो मैं आपसे ज़रूर पूछता कि मुल्क कितने थे और बॉडीज़ कितनी थी, लेकिन ये कम्पनी लॉ नहीं है तो यहाँ हमने इस तरह के स्टैट्स याद नहीं रखने। तो बहुत सारे मुल्कों में बहुत सारी बॉडीज़, गालबन 130 मुल्क और 175 बॉडीज़, 175 मेंबर्स 130 मुल्कों में बैठे हुए हैं। आईफेक क्या करता है? अकाउंटिंग और ऑडिटिंग की चीज़ों के ऊपर काम करता है, अकाउंटेंट्स को हार्मोनाइज करता है, इंटेग्रिटी की वैल्यूज़ को प्रमोट करता है और बहुत सारे अच्छे अच्छे काम करता है। डन। आईफेक के 4 बोर्ड्स हैं। IAASB मतलब ऑडिट एश्योरेंस, IESBA, हाँ जी याद रहे, मैंने IESBA मैंने सेकंड नहीं, मैंने थर्ड वाला बोला है। तो इस तरह से रट्टे नहीं लगाने, दिमाग इस्तेमाल करना है, ठीक है। और IAESBA, ठीक है। और जो एंड वाला है जिसमें बहुत सारे ISPACA, ठीक है। तो ये 4 तरह के बोर्ड्स हैं। हमारे काम का बोर्ड कौन सा है? IASB। IAASB ने 5 तरह के स्टैंडर्ड्स लॉन्च किए हैं। कौन से 5? एक मिनट, कौन से 5? ISA, पब्लिक प्रैक्टिस वाले, ISAs मतलब ये ऑडिट और एश्योरेंस के स्टैंडर्ड हमने बताने हैं। एक तो हमने ISA कह दिया, क्वालिटी, ठीक है, क्वालिटी मैनेजमेंट के ISQM, जिसको अभी हमारे पास ISQC लिखा हुआ है लेकिन वो असल में ISQM है। 2 हो गए। 7 वाली खातून अगर मजीद 3 ऐड करना चाहें। इन्होंने ISA बताया और ISQC बताया। ISRE रिव्यू एंगेजमेंट्स और ISAE एश्योरेंस की एंगेजमेंट्स। जो एक रह गया वो कौन सा है? कितना सिंपल है। मैं कहा जो एक रह गया कौन सा? उन्होंने कहा अच्छा रिलेटेड सर्विसेज, मसला ही कोई नहीं। तो असल में ये जो मैं अगले दिन पूछ रहा होता हूँ ना, ये आपके अंदर एक छोटी सी स्किल बेदार करने की कोशिश होती है, क्योंकि हम लोग बहुत यूज्ड टू हो गए हैं कि किसी भी सवाल का फ़ौरन से जवाब किताब में देखें। मेरी ख्वाहिश होती है कि आप पिछले दिन की नॉलेज में थोड़ा सा झांकें और उसको जवाब देने की कोशिश करें। तो शायद पहले दिन तो आपको अजीब सा लगे, लेकिन आहिस्ता 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 आप यूज्ड टू हो जाते हैं। ओहो, हमारे पास ऑनलाइन स्टूडेंट की तरफ से क्यूरी आई है, ठीक है। हम दरमियान में जब सवाल लेते हैं, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ऑडिट एंड रिव्यू, एंड कैन रिव्यू बी रिगार्डेड एज लिमिटेड ऑडिट? ऑडिट और रिव्यू में क्या फ़र्क है, और क्या रिव्यू को हम लिमिटेड ऑडिट कह सकते हैं? ऑडिट और रिव्यू में लिमिटेड क्या फ़र्क है? जी किबला, ऑडिट और रिव्यू में क्या फ़र्क होता होगा? ऑडिट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को चेक करने को कहते हैं, इंटरेस्टिंगली रिव्यू भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को चेक करने को कहते हैं। तो ये वाला फ़र्क तो फ्लॉप होगा। एश्योरेंस के लेवल का फ़र्क है। जब आपके पास टाइम ज़्यादा होता है, जब आपके पास रिसोर्स ज़्यादा होते हैं, तो आप 2-3 महीने 2.5 महीने पे एक लंबी टीम के साथ बहुत डिटेल में जाके बहुत ज़्यादा एविडेंस पे काम करते हैं और आप रीज़नेबली मुतमईन हो जाते हैं, तो आप रीज़नेबल एश्योरेंस देते हैं। तो ऑडिट एक ख़ास किस्म की फाइनेंशियल स्टेटमेंट की इंस्पेक्शन है जिसमें इतना काम किया जाता है कि हम रीज़नेबल एश्योरेंस तक पहुँच जाते हैं। तो हम ऑडिट रिपोर्ट दे देते हैं जिसमें पॉजिटिव हमारी फॉर्म ऑफ ओपिनियन होती है कि इन आवर ओपिनियन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर गिविंग ट्रू एंड फेयर व्यू। रिव्यू में कम टाइम होता है, कम रिसोर्स होते हैं, कम फीस होती है, तो हम कम प्रोसीजर्स लगाते हैं। जब कम प्रोसीजर लगाते हैं तो हम उस एश्योरेंस तक नहीं पहुंच पाते जिसको हम रीजनेबल एश्योरेंस कहते हैं, हम पहुंच जाते हैं लिमिटेड एश्योरेंस की तरफ। तो रिव्यू
उसी अकाउंट्स पे उसी तरह के काम कम लेवल पे करके, कम एविडेंस हासिल करके, कम एश्योरेंस तक पहुंचने को कहते हैं। इसीलिए फिर हम मॉडरेट एश्योरेंस या लिमिटेड एश्योरेंस या नेगेटिव एश्योरेंस के वर्ड इस्तेमाल करते हैं, और हमारे अल्फाज फिर वो नथिंग वाले होते हैं। नथिंग हैज कम टू आवर अटेंशन दैट कॉज अस टू बिलीव के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मसला नहीं है। तो ऑडिट और रिव्यू है मिलते जुलते, स्कोप का फर्क है, और इतना बड़ा फर्क है कि हम यहाँ पे लिमिटेड एश्योरेंस तक पहुंचते हैं, इसलिए हम कम बात करते हैं। तो सवाल ये कि क्या रिव्यू को हम लिमिटेड ऑडिट कह सकते हैं? प्यार से कह सकते हैं। कानूनी तौर पे कहेंगे तो लोग कहेंगे भाई ऑडिट अलग चीज होती है, रिव्यू अलग होता है, लेकिन अगर हम प्यार से पुकारना चाहें तो हम रिव्यू को ऑडिट की छोटी बहन कह सकते हैं। कि हम कह सकते हैं वही ऑडिट वाली चीजें बहुत ही कम स्केल पे अगर देखी जाए, छोटे स्केल पे देखें तो वो रिव्यू है। तो स्कोप का फर्क है। ऑडिट एक मैंडेटरी रिक्वायरमेंट होती है, बाय लॉ कंपनियों को ऑडिट वाजिब होता है, लेकिन रिव्यू शायद आपको याद हो तो सिर्फ लिस्टेड कंपनी के जो हाफ ईयरली अकाउंट्स हैं उसमें लॉ ने कहा था कि वहां रिव्यू करवाना फर्ज है, अगर कुछ को कंपनी लॉ याद हो थोड़ा थोड़ा। तो बस ये इस तरह से है। तो हम कह सकते हैं कि रिव्यू एक छोटा सा ऑडिट ही है, लेकिन टेक्निकली हम उसको बाय डेफिनेशन ऑडिट नहीं कह सकते। तो रिव्यू एक अलग तरह की असाइनमेंट है, छोटे लेवल की, और ऑडिट बड़े लेवल की असाइनमेंट है। ठीक है जी। तो हम पहुंचे थे 5 तरह के स्टैंडर्ड्स के नाम पे। पांचों नाम इकट्ठे पुकारने का शर्फ हासिल करेंगे किबला। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग यानी ISA, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑन रिव्यू एंगेजमेंट यानी ISRE, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑन एश्योरेंस एंगेजमेंट यानी कि ISAE, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑन क्वालिटी कंट्रोल ISQC, यहां तक आवाज आ गई। रिलेटेड सर्विस, उरा सर्विसेज, रिलेटेड सर्विसेज, ISAs, ISRE, ISAE, ISRS, ISQC, ये हमारी 1000 सीरीज कहलाती है ISAs। यानी ISA के नंबर आपको नजर आएंगे 200, 700, 705 इस तरह से करके नजर आएंगे। तो ये 1000 से नीचे नीचे के नंबर ISAs को एलोकेट है। ISRE 2000 सीरीज है, तो इसमें आपको नजर आएगा 2400, 2410, ये टोटल 2 स्टैंडर्ड इसके आज तक आए हैं। ISAE 3000 सीरीज है, इसके भी तकरीबन कोई 6 से 7 स्टैंडर्ड्स है। ISRS रिलेटेड सर्विसेज है, ये 4000 सीरीज कहलाती है, और इसके 2 स्टैंडर्ड्स हैं 4400 और 4410। ISQC क्वालिटी कंट्रोल है, इसका एक ही स्टैंडर्ड ISQC1, और वो भी खत्म हो चुका है, और अब दुनिया में आ चुके हैं ISQM, और वो सिर्फ 2 हैं, 1 और 2। अच्छी बात ये है कि ये भी सिलेबस में नहीं है, ये भी सिलेबस में नहीं है, ये भी सिलेबस में भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये सब भी नहीं है। इसमें सिर्फ ये थोड़ा सा, और ISAs में तकरीबन कोई 20 से 22 स्टैंडर्ड्स ऐसे हैं, 20 तकरीबन जिनकी प्रॉपर डिस्कशन होती है, और 1-2 ऐसे हैं जिनका हल्का सा जिक्र आता है। तो हमारे सिलेबस में तकरीबन 20-22 ऑडिट के स्टैंडर्ड और एक छोटा सा रिव्यू का स्टैंडर्ड। वो रिव्यू का स्टैंडर्ड है, लेकिन किताब ने, हमारी किताब में उसका रिव्यू लिखा हुआ है, उसको भी और शॉर्ट करके 4 सफ़े में ख़त्म कर दिया। तो हमारा स्कोप सारे स्टैंडर्ड नहीं है, हमारा स्कोप मेनली ऑडिट है, और रिव्यू का हल्का सा हम आइडिया लेंगे। हमारा एक चैप्टर है जिसमें हम रिव्यू पे बात करेंगे, चैप्टर 15, और वो हमारा सबसे छोटा चैप्टर होगा, 15 मिनट के अंदर वो चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। हम ऑडिट पढ़ के जब उधर जाएंगे तो आप देखेंगे वही सारी बातें छोटी करके लिखी हुई होंगी, तो हम उस चैप्टर का रिव्यू करेंगे और वो चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। तो ये बेसिकली ये सीरीजेस चल रही हैं, ये स्टैंडर्ड्स हैं जो इस वक्त हैं। फाइनल में आप ये सारे स्टैंडर्ड्स पढ़ते हैं, लेकिन कैफ लेवल पे हम थोड़े से महदूद हो जाते हैं। ये स्टैंडर्ड बनाता है IASB। IASB स्टैंडर्ड कैसे बनाता है, खातून से पूछते हैं, स्टैंडर्ड कैसे बनाता है IASB? बाकी से रिकमेंडेशंस लेके, कुछ कुछ याद हो। एक तो असली बात थी वो नहीं करनी, किताबी बात क्या है? अच्छा सा स्टैंडर्ड बनाएंगे, एक टॉपिक लेंगे, उस पर रिसर्च करेंगे, अच्छा सा स्टैंडर्ड बनाएंगे, उस पर वो उसका ड्राफ्ट शेयर करेंगे, कमेंट्स लेंगे, मशवरे लेंगे, उसको अपडेट करेंगे, और फिर दुनिया को एक प्यारा सा स्टैंडर्ड दे देंगे।
फिर कल प्रैक्टिस स्टेटमेंट आपने घर जाके पढ़ा, उसकी डिस्क्रिप्शन लिखी हुई थी, उसको पढ़ के कुछ कुछ समझ आया जी। बहुत सारी चीज़ों की इंटरप्रिटेशन के लिए, फॉर एग्जांपल बैंक का अगर ऑडिट हो रहा हो तो उसमें डिफरेंट चीज़ों को कैसे इंटरप्रेट करना है, तो बैंकों के ऑडिट के लिए एक प्रैक्टिस स्टेटमेंट एक ज़माने में इशू हुई थी, फिर वापस हो गई। फिर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स से रिलेटेड अगर कोई मसला हो ऑडिट करते हुए, तो आपने एग्जैक्टली किन किन चीज़ों को कैसे कैसे परखना है, उसके बारे में इस वक्त IAPN है 1000 जो कि उसको गाइड कर रहा है। तो ये प्रैक्टिस स्टेटमेंट्स, प्रैक्टिस नोट्स थे, अब आहिस्ता आहिस्ता IFAC वाले इसको भी ख़त्म कर रहे हैं। तो हमारी किताब ने बस उसका हल्का सा तस्करा किया हुआ है। इनका दिल नहीं था, बस उन्होंने सोचा कि चलो बच्चों को जाते जाते इन्फॉर्मेशन दे दें। तो कल आपने घर जाके जो बातें पढ़ी IASB के बारे में, IFAC के बारे में, इन स्टैंडर्ड्स के बारे में, कोई बात, कोई सवाल, कोई कन्फ्यूजन, कोई चीज़ जो नहीं समझ आ रही, कोई चीज़ जो ज़्यादा समझ आ रही है, इन स्टैंडर्ड्स का अगर क्लैश आ जाए लॉ के साथ, फिर क्या करें? लॉ को फॉलो करें। यहां तक तो बात सही है। आखिरी जो लाइन लिखी हुई है ना, बड़ी अजीब सी है। वो क्या कहना चाह रही है? वो जहां आपने ये पढ़ा कि आपने लॉ को ही फॉलो करना है, वहां सबसे एंड पे एक जो लाइन लिखी हुई है वो क्या कह रही है? इन्होंने कहा कि जहां आप फॉलो ना करें तो फिर वहां पे बताएं कि हमने फॉलो नहीं किया, या वहां आप रेफर मत करें। हम पता क्या करते हैं, हम ऑडिट करते हैं और ऑडिट करके एंड पे लिखते हैं हमने ISA के मुताबिक ऑडिट किया। फर्स्ट कर मैं एक जगह ऑडिट करूं और वहां ISA को मैं फॉलो करने लगूं तो पता लगे जी मुल्क के लॉ ने मना कर दिया, आपने ये काम नहीं करना। अब लॉ वर्सेस स्टैंडर्ड कौन जीतेगा? लॉ। तो मैं नहीं फॉलो करूंगा। देन मैंने फिर ये नहीं कहना कि मैंने ISA फॉलो की है। वो जो मैं रिपोर्ट में लिखता था कि ये स्टैंडर्ड्स मैंने ISA के मुताबिक ऑडिट किया है, फिर मैं वो जुमला गायब कर दूंगा, मैं डिसएसोसिएट कर दूंगा। तो वो जो आप शेयर करते थे इंफॉर्मेशन कि मैंने ये इन स्टैंडर्ड्स के मुताबिक की है, वो इंफॉर्मेशन फिर आप शेयर नहीं करेंगे। डन। कल जितना पढ़ा है उसमें कोई जुमला, कोई बात, कोई पॉइंट जो कंफ्यूज कर रहा हो। इस चैप्टर को अगर हम 2 हिस्सों में डिवाइड करें तो एक ऑडिट अश्योरेंस और उसकी अंडरस्टैंडिंग और दूसरा है कमती लॉ वाला। तो आज इंशाल्लाह ताला हम इस वाले पोर्शन को ख़त्म कर रहे होंगे। तो मैं चाह रहा हूँ कि हम अच्छी तरह से समझ के ख़त्म करें। जो लेट आए हैं उनको मैं यही कहूँगा कि उन्होंने एज अर्ली एज पॉसिबल पीछे वाली वीडियो ज़रूर देख के रख लें ताकि आप क्लास के साथ जल्दी से आ मिले। कोई कन्फ्यूजन, कोई सवाल, कोई परेशानी? जी जी ठीक है। अब हुआ क्या कि इन्होंने आपको बताने की कोशिश की कि स्टैंडर्ड्स में होता क्या है। इन्होंने कहा पहले हर स्टैंडर्ड में उसका नाम होता है, फिर उसका एक ऑब्जेक्टिव होता है, जी स्टैंडर्ड का क्या मकसद है, फिर डेफिनेशंस होती हैं कि स्टैंडर्ड में कौन कौन सी डेफिनेशन आई हैं, फिर उसके बाद 2 तरह के और पैराग्राफ होते हैं। कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं जिनमें लिखा होता है शेल। फॉर एग्जाम्पल लिखा होगा ऑडिटर शेल डू स्टॉक काउंट, ऑडिटर शेल गो देयर, ऑडिटर शेल पिक अप द सैंपल एंड डू दिस। तो जो रिक्वायरमेंट्स उन्होंने शेल के साथ लिखी हैं, इसका मतलब है वो चाहते हैं कि ये एक मैंडेटरी है और जो स्टैंडर्ड को फॉलो कर रहा हो वो उन चीज़ों को ज़रूर फॉलो करे। तो ये रिक्वायरमेंट शेल के साथ दी हुई होती हैं। फिर उसके बाद कुछ इंटरप्रिटेशंस होती हैं। फॉर एग्जांपल एक जगह लिखा हुआ है ऑडिटर शेल राइट अ लेटर टू मैनेजमेंट। अब ये रिक्वायरमेंट बता दी। फिर एप्लीकेशन पैराग्राफ बताएंगे कि हमने क्यों कहा लेटर लिखने का। तो कहेंगे लेटर लिखने से बात में पुख्तगी आ जाती है, रिटन एविडेंस आ जाता है, फलाना। तो स्टैंडर्ड्स में 2 तरह के पैराज होते हैं। चूंकि अनफॉर्चुनेटली हम स्टैंडर्ड नहीं देख रहे, हमारे स्कोप से बाहर है। जितने भी स्टैंडर्ड्स हैं उसमें शुरू में कुछ पैराज होते हैं, उनको हम कहते हैं कोर पैराज। वो 1 से लेके आगे तक नंबरिंग चल रही होती है, पैरा 1 2 3 4 इस तरह से करके। फिर जहां वो पैरास खत्म होते हैं वहां से ए सीरीज शुरू होती है, एप्लीकेशन पैरा A1 से लेके आगे उसकी नंबरिंग चल रही होती है। तो फॉर एग्जांपल पैरा 7 में एक बात की है और उसकी वजाहत करेंगे शायद वो A29 में जाके। तो हमारी किताब बगैर हमने हमारे कोई स्टैंडर्ड देखे हमें हल्का सा बताना चाहिए कि स्टैंडर्ड किस तरह के दिखते हैं। तो हर स्टैंडर्ड में ऑब्जेक्टिव नज़र आ रहा होता है, हर स्टैंडर्ड में डेफिनेशन नज़र आ रही होती है, हर स्टैंडर्ड में कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं जो शेल के साथ लिखी होती हैं, और कुछ एप्लीकेशन पैराज होते हैं जो डिफरेंट इंटरप्रिटेशन और डिफरेंट चीज़ों को एलेबोरेट कर रहे होते हैं। तो वो स्ट्रक्चर बता रहे हैं कि एक ISA दिखने में कैसा होता है। जी कोई और कंफ्यूजन? चलें आगे। जी 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 अगर कन्फ्लिक्ट के केस में लोकल लॉ डोमिनेट करेगा तो हम ये क्यों पढ़ रहे हैं? फिर तो ये पढ़ने का फायदा ही खत्म हो गया। पॉइंट ये है कि हम पढ़ रहे हैं ISA जो कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है ऑडिटिंग के,
जो अकाउंटेंट्स और ऑडिटर्स ने मिलके बनाए हैं। तो हो सकता है कि इन लोगों ने जब स्टैंडर्ड बनाए हो तो उस टाइम पे इनके जहन में ना रहा हो कि हम इसमें लॉ को देखें। फिर हर मुल्क के इतने सारे लॉज हैं। फॉर एग्जाम्पल, हो सकता है एक ऑडिटिंग स्टैंडर्ड आपको बताए कि एक एंटिटी के कैसे ऑडिट करने हैं, और यूके में एक बंदा जाके किसी जुए खाने का ऑडिट कर ले उन स्टैंडर्ड्स के मुताबिक। लेकिन पाकिस्तान में उस तरह का जुआ खाना जो है वो गैर कानूनी होगा, तो यहाँ जो ऑडिट करेगा वो गलत हो जाएगा। तो पूरी दुनिया के लोग जब बैठ के एक कॉमन स्टैंडर्ड बनाएंगे तो वो हर मुल्क के जो लोकल लॉज हैं उनको बहुत अच्छे तरीके से इनकॉर्पोरेट नहीं करेंगे, क्योंकि हर मुल्क के लॉ फर्क है। मतलब एक मुल्क में वो चीज़ लीगल है, दूसरे मुल्क में वो चीज़ इलीगल है। तो ऐसे में स्टैंडर्ड्स इन्होंने बना दिए और कहा कि आप जहां पे भी जाके इसको अप्लाई करें, आप एक दफ़ा ज़रूर देख लें कि वहां के लोकल लॉज क्या कहते हैं। तो ऐसा ना हो कि आप स्टैंडर्ड को फॉलो करते करते कहीं लॉ को वॉयलेट कर दें और बाद में आप पे जब पेनल्टी पड़े तो आप आईफेक को मेल करेंगे, जी आपकी वजह से मुझे पेनल्टी पड़ी है, आप दे दें। तो इसलिए इन स्टैंडर्ड ने कहा है कि वैसे तो स्टैंडर्ड बड़ी अच्छी गाइडेंस देते हैं, लेकिन ये लोकल लॉ को ओवरराइड नहीं करते। तो हमेशा लोकल लॉ का जब भी क्लैश आएगा आप उसको फॉलो करेंगे। तो अब ऐसे में हम कहेंगे फिर इन रूल्स का क्या मकसद है। तो इन रूल्स में से फॉर एग्जाम्पल 100 रूल्स में से हो सकता है 2 फॉलो ना हो सके, 98 तो फॉलो हो जाएंगे। तो ये रूल्स आपको स्टैंडर्ड्स क्या करते हैं, आपको बेस्ट प्रैक्टिसेस प्रोवाइड करते हैं, कुछ अच्छे टोटके प्रोवाइड करते हैं, कुछ अच्छे तरीके बताते हैं जिससे आप एक काम बड़े अच्छे तरीके से कर सकें। तो ये स्टैंडर्ड्स हमें एक अच्छा ऑडिट करना सिखा रहे हैं। जी, कोई कंफ्यूजन, कोई सवाल? चलें आगे। ऑडिट जब होता है तो आपने किन किन चीजों को जहन में रखना है। मुझे लग रहा है अगली दफ़ा यहाँ इतनी सी तख्ती होगी बस। ये आहिस्ता आहिस्ता ना, ये पहले बोर्ड यहाँ हुआ करता था, फिर उन्होंने पिछले सेशन में यहाँ किया, इस सेशन में इसको यहाँ कर दिया। इन्हें लगता है कि शायद टीवी है तो बस इसका मतलब है सारा काम हो गया। चलो, हमने भी जितना लिखना होता है उसके लिए इतना बहुत है। आपने जब भी ऑडिट करना है तो आपने ISAs के मुताबिक करना है। इस जुमले में कोई कंफ्यूजन तो नहीं? ISAs किसे कहते हैं? इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग। तो आपने हमेशा इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग के मुताबिक ही ऑडिट करना है। आपने हमेशा एथिक्स को फॉलो करना है। आपने जब ऑडिट करना है आपने एथिक्स को फॉलो करना है। IESBA, ये क्या चीज है? एथिक्स स्टैंडर्ड का जो बोर्ड है, इसने कोड ऑफ एथिक इशू किए हैं और इनके कोड ऑफ एथिक्स को आईकेप ने एज इट इज अडॉप्ट कर लिया है। तो हम पाकिस्तान में आईकेप का कोड ऑफ एथिक्स का 2022 वर्जन फॉलो कर रहे हैं, लेकिन अभी तक हमारे कैफ के लोगों को नहीं पता लगा, तो यहाँ हम 2019 के वर्जन को अप्लाई कर रहे हैं। कोड ऑफ एथिक्स बेसिकली बताता है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट जो है वो अपनी डिफरेंट सर्विसेज में किस तरह से एथिकल तरीके से सर्विस दें और क्या क्या एहतियात करें। हमारा एक चैप्टर 13 पूरा का पूरा और चैप्टर 2 में थोड़ा सा पोर्शन एथिक्स के ऊपर है, जिसमें हम देखेंगे कि जी एथिक्स को हमने किस तरह से लेके चलना है। ये शुरू की डिस्कशन करने के बाद हम फौरन बाद एथिक्स वाली ही साइड पर चले जाएंगे। तो आपने जब भी ऑडिट करना है तो आपने एथिक्स को भी फॉलो करना है। देन आपने क्या काम करना है, आपने प्रोफेशनल जजमेंट यूज करनी है। प्रोफेशनल जजमेंट यूज करनी है। प्रोफेशनल जजमेंट कैसे कहते हैं? आपकी नॉलेज, आपका एक्सपीरियंस, आपका तजर्बा, आपने जो कुछ जिंदगी में हासिल किया उसको अब अप्लाई करने का वक्त आ गया। क्लाइंट से जब आप जाके कहेंगे कि हमें इंफॉर्मेशन दें, तो वो आपको कुछ रसीदें और कुछ और चीज़ें देंगे जिससे आपको एब्सोल्युटली पता लग जाएगा ये चीज़ कैसे है, ये चीज़ कैसे है। लेकिन फॉर एग्जांपल अगर आप पूछें जी इस एसी की यूज़फुल लाइफ क्या है, तो क्या किसी कागज़ पे एब्सोल्युटली इसकी यूज़फुल लाइफ लिखी होगी? नहीं लिखी हुई। आपने क्लाइंट से पूछा इस एसी की यूज़फुल लाइफ क्या है, उसने कहा 40 साल। आपको कुछ बुरा तो नहीं लगा? सारा ही बुरा लगा। क्यों?
चूँकि आपने अपनी जितनी को ज़िंदगी गुजारी है उसमें आपने एसीओं को काम करते देखा है और आपको ये अंदाज़ा है कि कितने अरसे बाद घर वाले कहते हैं एसी पुराना हो गया है, नए मॉडल के एसी आ चुके होते हैं, वो नई टेक्नोलॉजी के होते हैं, वो बिजली कम कंज्यूम कर रहे होते हैं, तो या वेयर एंड टीयर से तब ख़त्म हो जाता है एसी, या बार बार ख़राब होकर ठीक कराते कराते एक उसका टाइम आ जाता है कि उसको डिस्पोज ऑफ करने लगते हैं, या टेक्नोलॉजी इतनी बदल गई होती है कि आप उसको छोड़ के किसी और एसी पे आते हैं। तो ऐसे में आपके जहन में एसी की यूज़फुल लाइफ क्या है? 10 साल। बहुत अच्छा तगड़ा ब्रांडेड एसी हो, बड़ा रिलायबल कंपनी का, ज़बरदस्त वारंटी के साथ हो, तो क्या यूज़फुल लाइफ होनी चाहिए? तो भी आपने बहुत बड़ी जंप मारी तो आपने कहा 15 साल। ये आपको बचपन में नहीं पता था। जैसे जैसे आप बड़े हुए आपने इर्द गिर्द हैपनिंग्स देखी, बहुत सारी चीज़ें देखी, उसकी बेस पे आपको अभी आपकी जजमेंट है। अब क्लाइंट अगर आपसे कहेगा 40 साल इसकी यूज़फुल लाइफ है, तो आपके पास सबूत तो कोई नहीं है, लेकिन आपकी प्रोफेशनल जजमेंट आपको बता रही है कि जो वो कह रहे हैं वो गलत है। अब अगेन वही वाली बात है कि आप पाकिस्तान में या पाकिस्तान से बाहर किसी मुल्क में, पाकिस्तान में चीज़ों में वेयर टियर ज़्यादा होगी तो दूसरे मुल्क में शायद टेक्नोलॉजी बड़ी तेज़ी से आ रही होगी। तो इन एनी केस आपकी प्रोफेशनल जजमेंट ने आपको कहा कि 10 साल औसतन लाइफ है, लेकिन चलो एक्सट्रीम केसेस में हम इसको 15 साल तक ले जाएं। फ़र्ज़ करें एक पीआरसी का बच्चा आपके पास आए और कहे जी मैं बहुत लाइक बच्चा हूँ, मैं बहुत ज़्यादा पढ़ लेता हूँ और मैं बड़े ज़बरदस्त अज़ाइम रखता हूँ, मैं सोच रहा हूँ ग्रुप ए के चारों पेपर इकट्ठे उठा लूँ। वैसे तो 2 महीने गुजर गए हैं, एडमिशन टाइम गुजरे हुए, अब सेशन 3 महीने का रह गया, लेकिन चूँकि मैं बहुत लाइक बच्चा हूँ, मेरे बचपन में मैट्रिक में बड़े अच्छे नंबर थे, एफएससी में भी अच्छे नंबर थे, और पीआरसी के भी 5 पेपर मैंने 4 महीने में कवर कर लिए। अब मैं ग्रुप ए के चारों पेपर उठाना चाहता हूँ, 3 महीने का टाइम है, तो आप मुझे बताएं कि मैं उठा लूँ या नहीं? शायद आज से 1.5 साल पहले आपका ओपिनियन और होता। 1.5 साल पहले शायद आप भी बड़े जज्बाती उसी तरह के बच्चे थे, शायद आप में भी उसी तरह की ज़िंदगी की रमक थी, शायद मतलब मुझे लगता है कि मैंने आप लोगों को कुछ अरसे पहले जब बीलो की क्लास में देखा तो आप में से ज़्यादातर लोग क्लीन शेव थे। इस वक्त एक भाई तकरीबन 3 रोज़ में मुझे क्लीन शेव, 2 खवातीन भी बैठी हैं मैं बॉयज़ को देखते देखते मैं एकदम से देखा, मैंने कहा 2 क्लीन शेव पे याद है, वो 2 खवातीन है। अच्छा पीछे ओए होए एक और क्लीन शेव नज़र आए, यानी कि हमें यहाँ से लेके वहाँ तक मुश्किल से 3-4 बच्चे क्लीन शेव में नज़र आ रहे हैं, जबकि बीलो की क्लास में तकरीबन ये सारे, मतलब 1-2 ऐसे लोग होंगे जो उन्होंने थोड़ी सी दाढ़ी रखी हुई होगी, क्योंकि उस वक्त सबको था कि जी मैं हसीन लगूं, मैं ज़रा नौजवान लगूं। फिर आहिस्ता आहिस्ता सीए में आके एहसास हुआ कि दुनियावी हुस्न तो बेकार चीज़ है, असल हुस्न है पैसा, और पैसा कमाने के लिए पेपर पास करना होगा, और पेपर पास करने के लिए जुनूनी बनना होगा। तो जनाब दरवेश बन गए, दाढ़ियाँ बढ़ गई, चेहरों पे परेशान हाली नज़र आना शुरू हो गई। ठीक है, तो इस दौरान आपने ज़िंदगी से जो कुछ सीखा, अब जब ये एक यंग पीआरसी का बच्चा आपसे आके मशवरा ले रहा है, तो आप उसको जो रोक रहे हैं वो पता है किस वजह से रोक रहे हैं? प्रोफेशनल जजमेंट। अब ये प्रोफेशनल जजमेंट कहलाती है, ये लिखी हुई नहीं होती, ये किताबें पढ़ने से नहीं आती, ये रट्टे मारने से नहीं आती, ये ज़िंदगी गुजारने से आती है। तो अब एक घाक ऑडिटर जो 25 साल से कंपनियों के ऑडिट करता आ रहा है, और उसको पता है कि जब क्लाइंट की नीयत खराब होती है वो इस तरह की स्टेटमेंट्स देना शुरू कर देता है, और वो अपनी ज़िंदगी गुजारे बैठा है, उसने ट्रेनिंग हासिल की है, उसने स्टैंडर्ड्स पढ़े हुए हैं, उसने स्टैंडर्ड्स अप्लाई किए हुए हैं, उसने सैकड़ों ऑडिट कंडक्ट किए हुए हैं। इन सारी इंफॉर्मेशन की बेस पे अब अगर क्लाइंट उसे एक जुमला कहता है तो उस जुमले में वो ज़्यादा जल्दी पकड़ लेता है कि वो फ्रॉड तो नहीं कर रहे। सेम गोज विद एक पुलिस वाला जो कि बड़े अरसे से पता नहीं कितने कितने इलाकों में किस तरह के लोगों से डील कर चुका होता है, उसकी एक जजमेंट बन चुकी होती है। इसी तरह से आपके वालिदैन की भी एक जजमेंट बन गई होती है। जब आप उन्हें जाके कहते हैं ना इस दफ़ा मैं कंफर्म पास करके दिखाऊंगा, कहते हैं बेटा बस कोशिश करो, बस मेहनत करते रहो, और जैसे ही आप जाएंगे आपकी वालदा से कहेंगे फिर जज्बाती हो रहा है, बाद में फिर रोता हुआ आ जाएगा। अब ये उनकी प्रोफेशनल जजमेंट है, चूँकि वो आपको इतने अरसे से देख रहे हैं। तो फिर मैं अगर एक टीचर हूँ और रिजल्ट वाले दिन एक बच्चा मुझे आके कहे कि सर मैंने 2 पेपर दिए थे वो दोनों रह गए, तो क्या मैं 4 पेपर उठा लूँ?
तो मैं इससे पहले सैकड़ों लोगों के बुरे हालात देख चुका हूँगा, तो मैं ऑन द बेसिस ऑफ दैट जजमेंट कहूँगा भाई मुझे मुनासिब नहीं लग रहा। आप 4 की बात कर रहे हो, मुझे आपको 3 कहते हुए डर लग रहा है। और ये क्या सबूत है जी, मैंने 2 पेपर दिए थे, दोनों रह गए, अब मैं 4 पेपर उठाने लगा हूँ। हर दफा मुझे ऐसे बच्चे टकरते हैं, क्योंकि वो कहते हैं सर वो 2 तो मुझे आते हैं, तो मैं कहता हूँ तभी फेल हो गए। यानी 2 दिए और फेल हो गए, लेकिन मैं 4 दूंगा तो वो चारों पास हो जाएंगे, क्योंकि 2 तो मुझे आते हैं, मैंने आराम से फेल किए हुए थे। तो वो बच्चा अपनी लाइफ को लेके सुपर जज्बाती हो रहा है और उसको लग रहा है कि मैंने आज से पढ़ना शुरू कर दिया तो मैं सीरियस हो गया हूँ। लेकिन मैं इस तरह के बच्चे शायद 15वीं दफा देख रहा हूँ। शायद उस तरह के लोग हर दफा आते होंगे और इतने ही जोश दिखाते होंगे और 3 महीने बाद आके कहते होंगे सर मैं शर्मिंदा हूँ, मैं बड़ा जोश में तो था, एक पेपर दूं या वो भी रहने दूं। तो अब इतने सारे इंटरेक्शंस के बाद क्या होगा, मेरा एक ओपिनियन बन जाएगा। अब ये ओपिनियन कहीं लिखा नहीं होगा, बच्चा आके कहेगा सर मैं कितने पेपर उठा के दूं, मैं कहूंगा 3। कहेगा कहाँ लिखा हुआ है, आईकेएप के कौन से डॉक्यूमेंट में लिखा है, मैं कहूंगा वहां नहीं लिखा, ये मेरे दिमाग में लिखा हुआ है। मैंने इतने सारे एक्सपीरियंसेस के बाद ये देखा है कि सबसे आइडियल पेपर साइज है 3। आप 3 पेपर करके देते रहें और अगर आपको दिक्कत आ रही है तो आप उसको 2 पे ले जाएं। 4 इज टू मच। लेकिन अगर आप कहें मैं बहुत तूफानी स्टूडेंट हूँ, मेरे मैट्रिक में जनाब 98% मार्क्स थे, एफएससी में 99% मार्क्स थे, उसके बाद मैंने 3 महीने में 5 पीआरसी के पेपर पास कर लिए हैं, मैंने ग्रुप ए भी फर्स्ट अटेम्प्ट में दिया है, ठकाठक पास कर लिया है, तो क्या मैं ग्रुप बी के चारों उठा लूँ? मैं कहूँगा उठा लो। अब केस टू केस वेरी करेगा, लेकिन एक प्रोफेशनल जजमेंट आपको एक ओवरऑल ओपिनियन देगी। अब एसी के बारे में ओवरऑल ओपिनियन आपने बनाई 10 साल, लेकिन जब मैंने कहा बड़ा मजबूत कंपनी का जबरदस्त वारंटी के साथ इस तरह से है, तो आपने कहा अच्छा चलें सर इस केस में कर लें 15। तो प्रोफेशनल जजमेंट समझ आ रही है? ऑडिटर ऑडिट के दरमियान जो यूज करेगा दैट इज प्रोफेशनल जजमेंट। वो प्रोफेशनल जजमेंट के थ्रू काम करेगा और जहां जहां उसे एविडेंस नहीं मिलेगा वहां वहां अपने नॉलेज को इस्तेमाल करेगा, वहां वहां अपने तजर्बे को इस्तेमाल करेगा, वहां वहां अपनी ट्रेनिंग को इस्तेमाल करेगा। जो उसने ट्रेनिंग में सीखा है, जो उसने किताबों से सीखा है, जो उसने ज़िंदगी से सीखा है, उस सबको अप्लाई करेगा ऑडिट में एविडेंस को परखने के लिए। तो हमने याद रखना है कि ऑडिट करते हुए एक बहुत इंपॉर्टेंट वेरिएबल जो हमारे यहाँ होता है वो प्रोफेशनल जजमेंट। क्या मैं प्रोफेशनल जजमेंट यूज क्यों करें, इसके कोई से 5 फायदे ऑडियंस से पूछ सकता हूं? क्यों प्रोफेशनल जजमेंट यूज करें, आपका क्या ख्याल है? डिसीजन आसान हो जाता है हमारे लिए, थोड़ा सा किसी भी चीज़ को इंटरप्रेट करना आसान होता है। एक हमारे जहन में नॉलेज है और एक सामने कागज़ आ रहा है, तो अब हम उसको परख इजीली सकते हैं। हाँ जी, क्यों प्रोफेशनल जजमेंट हमें काफ़ी ऐसी चीज़ें जो पास से रिलेट कर जाती हैं। हमारे सामने 100 दफ़ा ऐसी चीज़ें हुई हैं, क्लाइंट हर दफ़ा अपना प्रोविजन फॉर बैड डेट 5% रखता था और हर दफ़ा इनको 10% ही लॉस होता था। तो अब इतनी दफ़ा इनसे तजर्बा खा के मुझे ये समझ आ गया है कि ये हमेशा अंडर एस्टिमेट कर रहे होते हैं, इनको ज़्यादा एस्टिमेट करने की ज़रूरत है। तो इन्होंने कहा कि पास से कई दफ़ा हम ऐसा सीखते हैं जो हमें बार बार काम आता है। और कोई प्रोफेशनल जजमेंट का यूज़ आपको लग रहा हो? जी, फ्रॉड पकड़ना ज़रा ज़्यादा आसान हो जाता है। आपकी जजमेंट से आपको पहले दिन पता लग जाता है कि इस तरह की एंटिटी में कौन कौन से एरिया में ज़्यादा गड़बड़ हो सकती है। भाई फॉर एग्जांपल आपने इतनी दफ़ा उन कंपनियों को ऑडिट किया होगा जिनके पास इन्वेंट्री पड़ी हुई होती है, जैसे मेट्रो शेट्रो टाइप की कंपनियाँ, और इतनी दफ़ा इस तरह की कंपनियों को ऑडिट किया होगा जो फॉर एग्जांपल एक एजुकेशन इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, जो लोगों से किस्तों में पैसे ले रहे हैं। तो जब आप मेट्रो को ऑडिट शुरू करेंगे तो आपके जहन में फौरन से आपकी प्रोफेशनल जजमेंट से आ जाएगा कि यहाँ सबसे ज़्यादा गड़बड़ होगी इन्वेंट्री नाम के एरिया में। और जब हमारा ऑडिट करेंगे तो आप सोचेंगे इन्वेंट्री में तो डस्टर वगैरह ही पड़े हुए होंगे इन बेचारों के पास, तो हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा सेंसिटिव कौन सा एरिया होगा? रिसीवेबल्स। उनकी एक्यूरेसी पे हमेशा डाउट होगा, हमेशा हमारी प्रोविजन फॉर बैड डेट गलत साबित हो रही होगी। तो हमारे जैसे एरियाज का ऑडिट करेंगे तो रिसीवेबल अहम चीज़ है, मेट्रो को ऑडिट करेंगे तो इन्वेंट्री अहम चीज़ है। अब ये ऑडिटर को किसी किताब ने नहीं बताया, उसकी जजमेंट ने उसे बताया कि जो इस तरह के इदारे हैं उसमें इस तरह के मसले ज़्यादा होते हैं, जो इस तरह के इदारे हैं। तो ऐसे में आपके लिए फ्रॉड को पकड़ना, रिस्की एरियाज को आइडेंटिफाई करना आसान हो जाएगा आपकी जजमेंट की वजह से। और
ठीक है, अगर पास्ट में फॉर एग्जांपल हमने क्लाइंट ने हमें एक डाटा दिया, हमने उस पर रिलाई कर लिया और 2 महीने बाद हमें पता लगा कि हमारे साथ धोखा हुआ था, क्लाइंट हमसे चीज़ें गलत शेयर कर रहा था। अब उस वजह से पास्ट के उस बुरे एक्सपीरियंस की वजह से फ्यूचर में हम ज़रा ज़्यादा सेंसिटिव हुए होंगे और जब सेम सिचुएशन रिपीट होगी, क्लाइंट हमें उसी तरह का डाटा देगा तो हम आंखें बंद करके यकीन नहीं करेंगे, हम उसके ऊपर काम करना शुरू कर देंगे। तो प्रोफेशनल जजमेंट आपको फ्यूचर रेडी कर देती है, प्रोफेशनल जजमेंट आपको पास्ट की गलतियों से सीखने का मौका दे देती है और हमें पता लग जाता है हमने कितना डीपली जाके इसको देखना है, क्योंकि हमने काम तो सैंपल पे करना है। अब सैंपल कितना उठाया जाए ये टेक्निकली हमारी प्रोफेशनल जजमेंट है। और कहाँ कहाँ फायदा दे सकती है प्रोफेशनल जजमेंट? बजाय दोबारा स्टैंडर्ड सारे देखने के बंदे को जल्दी पता चल, बड़ी कमाल बात, बजाय इसकी कि आप दोबारा स्टैंडर्ड्स को जा के परखें, अब आपका एक जहन बन चुका हुआ है तो आप फौरी तौर पे डिसीजन लेने की पोजीशन में होंगे, आप चीज़ों को समझ सकेंगे। और इस क्लास में सोचने की आदत डालनी है। कंपैरिजन के वक्त जब चीज़ों को कंपेयर कर रहे होंगे तो आपकी जजमेंट हेल्प करेगी। और कहाँ कहाँ हेल्प करेगी? जहाँ सिरे से कोई एविडेंस नहीं है, यूजफुल लाइफ का तो कोई कागज़ ही नहीं होता, इसकी तो कोई रसीद नहीं होती, तो यहाँ तो जजमेंट अकेली ही काम आएगी। और प्रोफेशनल जजमेंट, ऑडिट एविडेंस को जब परख रहे होंगे, जब देख रहे होंगे कितना ऑडिट एविडेंस हासिल करना है, किस बंदे से हासिल करना है, कौन सा बंदा हमें ख़राब इन्फॉर्मेशन दे सकता है, कौन सा बंदा ज़्यादा बेहतर इन्फॉर्मेशन देगा, ये सब प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म है। देन अब हमें प्रोफेशनल जजमेंट समझ आ गई। ऑडिटर अपने ऑडिट में जो और चीज़ें यूज़ करता है दैट इज़ प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म, ये सी से भी लिखा जा सकता है और के से भी लिखा जा सकता है। प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म, अब हम आज देख रहे हैं कि ऑडिट करते हुए ऑडिटर कौन कौन से बेसिक फीचर्स यूज कर रहा होता है। तो उसने एक तो आईएसएस को फॉलो करना है, एथिक्स को फॉलो करना है, प्रोफेशनल जजमेंट यूज करनी है और प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म बेसिकली एक शकी एटीट्यूड को कहते हैं। आपने क्लाइंट की दी गई इंफॉर्मेशन पे आंखें बंद करके रिलाई नहीं करना, हमेशा एक क्वेश्चनिंग एटीट्यूड रखना है। मैं ज़रा सामने स्क्रीन पे ये अल्फाज भी ले आऊँ ताकि आप ज़्यादा परेशान ना हो। इधर तो थोड़ा थोड़ा सा ही लिखा हुआ है, हम काम की बात कर रहे होंगे। एक शकी एटीट्यूड मेंटेन रखना है, क्वेश्चनिंग माइंड रखना है। क्लाइंट से आपने जाके इन्फॉर्मेशन ली है, उन्होंने आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की, आपने फ़ौरन से को उठा के फाइल में लगा दी और सोचा सही होगी। कैसा होना चाहिए? ये जहन में रखना है कि क्लाइंट अक्सर गलत इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करेगा। आप जनाब क्लाइंट के प्रेमिसेस में एंटर हुए और आपने जाके कहा जी मुझे ये इन्फॉर्मेशन चाहिए। उन्होंने कहा ये इन्फॉर्मेशन तो वो फलाना साहब देंगे, वो इस वक्त नमाज़ पढ़ने गए हुए हैं। अब आप बैठे हुए हैं और 45 मिनट से उनकी नमाज़ चल रही है। अब आप बैठे बैठे मुतासिर होते जा रहे हैं कि यार क्या रूहानी इंसान है, कितनी लंबी नमाज़ पढ़ रहा है, तो अल्लाह के कितने करीब है ये बंदा। थोड़ी देर बाद वो बंदा कमरे में एंटर हुआ, कमरे में एक नूर का ह्योला सा तारी हो गया। उसके चेहरे पे रौनक ही रौनक थी, माथे पे मेहराब का निशान था, उसने सर पे नमाज की टोपी पहनी हुई थी, हाथ में उसके तस्बीह थी। अब आपको पता है हाथ में तस्बीह तो किसी की भी नज़र आ जाए हम फ़ौरन से कहते हैं कि यार ये तो बहुत ही मतलब कमाल आदमी है। अब उसके हाथ में तस्बीह, चेहरे पे शराफत टपक रही है, नूर ही नूर, माथे पे मेहराब। आपने उससे कहा जी अगर जान की अमान पाऊँ तो आपसे क्या मैं नॉन करंट एसेट्स की लिस्ट ले सकता हूँ? उसने कहा जी बिल्कुल, मैं ज़रा वज़ू कर लूँ ताकि मैं वज़ू की तजदीद कर लूँ ताकि मैं आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकूँ। तो उन्होंने वज़ू करके बावज़ू आपको एक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की। आपने उस लिस्ट ऑफ एसेट्स को पकड़ के चूमा, उसको अपनी फ़ाइल में लगाया और अपने जूनियर के पास जाके कहा इसको एज़ इट इज़ मेन फाइल में डाल दो। और ख़बरदार जो चेक करने की कोशिश की, ये एक इंतहाई नेक इंसान से मैं लेके आ रहा हूँ जो कि रूहानियत से भरा हुआ है। हो गया ऑडिट पर तो
क्या हम एक इंसान की शख्सियत से इतने मेस्मराइज हो जाएंगे कि हम उसकी दी गई इंफॉर्मेशन पर रिलाई नहीं करें या रिलाई करें? ऑडिट हमें ये सिखाता है कि आपने शख्सियत नहीं देखनी। यही वजह है कि ऑडिट पढ़ने के बाद लोगों को फिर ज़रा उतनी मोहब्बत नहीं रहती अपने पसंदीदा लीडर से जितनी जब वो छोटे बच्चे होते हैं। जब आप छोटे बच्चे होते थे तो कोई भी बात होती थी तो मैं कहता था देखें ये क्या गलत हुआ, कहते हैं सर देखिए बंदे के चेहरे पे नूर कितना है, सर देखिए वॉक कैसे करता है, सर देखिए हाथ में तस्बीह है। तो ऑडिट हमें शख्सियत परस्ती से बाहर निकालता है। तो वो जो आप लोगों के जहन में एक रूहानी सी पर्सनैलिटी बन जाती है, हर सियासी जमात के मानने वाले अपने सियासी जमात को या किसी भी मौलवी को मानने वाले वो अपने मौलवी को हमेशा एक ज़बरदस्त बंदा समझते हैं। उसका प्रॉब्लम पता है क्या होता है, उस बंदे की इंफॉर्मेशन को आप ऑब्जेक्टिवली असेस नहीं कर पाते। आपको हर जुमला जो अदा हुआ है वो कमाल लग रहा होता है, हर पॉलिसी तूफ़ानी लगती है, हर बात अच्छी लग रही होती है जी। मजहबी टच कभी ऐड हो जाता है, कभी जो है कुछ और। वो क्यों? क्योंकि आप फैन बन गए होते हैं शख्सियत की। ऑडिटर आपको शख्सियत से बाहर निकाल रहा है, ऑडिट के स्टैंडर्ड। वो कह रहे हैं हमने प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म पे बिलीव रखना है। प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म का मतलब ये है कि क्लाइंट की कोई भी इंफॉर्मेशन जो आपको मिली है आपने उसको आंखें बंद करके रिलाई नहीं करना, आपने उसे देखना है, आपने उसे परखना है। ये नहीं देखना कि किस बंदे से इंफॉर्मेशन मिली है, ये देखना है कि क्या इंफॉर्मेशन मिली है। ओवर रिलाई नहीं करना। आपका हक है सवाल पूछना, आप सवाल पूछें। आपको जो इन्फॉर्मेशन नहीं समझ आई आप उसके बारे में तहकीक करें। ये एटीट्यूड नहीं होगा तो आप कभी भी सही से तहकीक नहीं कर सकेंगे। जैसे अगर एक थानेदार के पास एक बंदा जाके उसे कहे कि भाई मेरी गाड़ी चोरी हुई है, तो सबसे पहले वो तफ्तीश का आगाज उसी बंदे से करता है कि काका तू खुद ही तो नहीं चकवाई। तो बंदा फौरन उसके हाथ पर फूल जाते हैं कि मैं तो रपट दर्ज कराने आया था, ये तो मुझे ही उन्होंने इल्ज़ाम डाल दिया। वो अगर ऐसे नहीं करेगा तो उसका काम नहीं चलेगा, क्योंकि हो सकता है शायद इसी ने वाकई ही में अपनी गाड़ी खुद ही गायब करवाई हो। तो पुलिस वाले को एक एटीट्यूड चाहिए होता है स्केप्टिसिज्म का, शकी मिजाज चाहिए होता है। हर बात को ध्यान से देखना होता है, हर एविडेंस को परखना होता है, हर बात पे सवाल पूछना होता है। तो ऑडिटर के बारे में ऑडिटिंग स्टैंडर्ड ने, ये जो हम पढ़ रहे हैं ISA 200 है ऑडिट की बेसिक्स। चूंकि पूरा स्टैंडर्ड हमारे सिलेबस में नहीं है तो हल्का सा हमारे पास तबसरा है। तो ISA 200 ने कहा है कि एक अच्छा ऑडिटर वो है जो ISS को फॉलो करे, जो कोड ऑफ एथिक्स को फॉलो करे, जो ऑडिट करते हुए प्रोफेशनल जजमेंट यूज करे, और जो ऑडिट करते हुए प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म यूज करे। प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म यूज करने के फायदे मुझे फिर आवाम से पूछने हैं, क्या है फायदे? कोई बड़े नुकसान से बच, हम बड़े नुकसान से बच सकते हैं, और फिल्मों में नहीं आएंगे, हम उनकी फिल्मों में उनकी कहानियों में नहीं आएंगे। हम बहुत ज़्यादा फ्रॉड से बच सकते हैं। हमारा ओपिनियन ज़्यादा इफेक्टिव, ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का हो जाएगा। हम रिस्क थोड़ा सा कम कर लेंगे, और ऑडिट की एक्यूरेसी बढ़ जाएगी। और जी एविडेंस को हम तनकीदी नज़र से देख सकेंगे। फियर ऑफ चेकिंग आ जाएगा, फियर ऑफ चेकिंग आ जाएगा, या ओवरऑल उनको भी पता होगा कि जी ये जो ऑडिटर है ये इतने आराम से वो नहीं होता, बेवकूफ़ नहीं बनता। जो हम इसे डाटा देंगे उसकी परख करते हैं, हमसे पूछता है, तो वो भी अलर्ट हो जाएंगे और आपको ज़रा ज़्यादा रिफाइंड डाटा देने की कोशिश करेंगे। और रिपोर्ट ज़्यादा रिलायबल हो जाएगी। अगर उसके एरर वाली रिपोर्ट हम अप्रूव कर देंगे तो फिर उसके बाद जो हमारी प्रोफेशनल बिहेवियर होगा उसमें फिर सवाल जी, अगर हमने स्केप्टिसिज्म नहीं दिखाया होगा तो हम शायद ख़राब चीज़ को ओके कर देंगे, जिससे अल्टीमेटली हमारा ओपिनियन गलत होगा, तो हमारे प्रोफेशनल बिहेवियर पे भी बात आएगी और लोग कहेंगे यार ये कैसा ऑडिटर है, ऐसे पता ही नहीं लगा। तो ये एक बड़ा ज़रूरी फंडामेंटल है प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म, जो हमारे अंदर मौजूद होना चाहिए। यूज़र को फेयर होगी हमसे डील करते हुए, तो वो हमें उलझाने की कोशिश नहीं करेंगे, हमें बहकाने की कोशिश नहीं करेंगे। तो आपने ये बहुत जहन में रखना है, ऑडिट करते हुए अक्सर ऐसा होगा कि आप जिनको ऑडिट कर रहे होंगे वो आपके वालिद साहब की एज के होंगे, और वो आपसे कहेंगे बेटा यार मैं तो आपके बाप की एज का हूँ, थोड़ा सा मैं बोल रहा हूँ तो मान लो कि मैं सही बोल रहा हूँ।
आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे, आप कहेंगे लो मैं तो अपने मतलब तकरीबन बाप की उम्र जैसे बंदे से सवाल जवाब कर रहा था, इसने मुझे आईना दिखा दिया, मैं दिहाई बदतमीज़ आदमी था, ये मैंने क्या गुनाह कर दिया। तो ये काम हमने नहीं करना, हमें अनफॉर्चुनेटली वो इज़्ज़त तमीज़ और वो सारी चीज़ें साइड पर रख के एक प्रोफेशनल सर्विस प्रोवाइडर बन के, चूँकि हम इस वक्त जांच पड़ताल करने गए हैं और जिनकी हम जांच पड़ताल कर रहे हैं उनमें से कोई भी गलत हो सकता है, ये हमें जहन में रखना होगा। अगेन जब हम स्केप्टिसिज्म दिखा रहे होंगे तो हम किसी से इंटिमिडेट नहीं होंगे, किसी की इन्फ्लुएंस में नहीं आएंगे, कोई हमें बहका नहीं देगा, कोई हमें वर्गला नहीं देगा। क्या हमें प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म समझ आ रहा है? अगर प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म जहन में नहीं रखेंगे ना तो फिर आप बड़े आराम से बेवकूफ़ बन जाएंगे। अब अगेन ये जो मैंने आपको बात बताई कि जी नूर का हेयोला सा था और फलाना था, तो ये प्रैक्टिकली एक ऑडिट में बाकायदा हमारे साथ ऐसे हुआ। हम खाने वाले एक ऑडिट के लिए हमारी टीम जा रही थी और रास्ते में जब हम जा रहे थे तो जाने से पहले जब हमने स्टैट्स देखे थे तो जो एनालिटिकल प्रोसीजर लगाए थे उसकी बेस पे साफ नज़र आ रहा था कि जो डेली वेजेस मज़दूरों को दी जा रही हैं फैक्ट्री के अंदर, वहाँ गड़बड़ हो रही है बड़े हैवी लेवल की। कागज़ ऐसा साबित कर रहे थे, यानी कि जो नंबर गेम है उसे लग रहा था कि इतने आए इतने गए। जब हम देखते थे कि प्रोडक्शन कितनी हुई है और फिर मज़दूरों को कितने पैसे दिए गए, तो कुछ ऐसे दिन हैं जिसमें मज़दूरों के पैसे कम है और प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा है, और कुछ दिनों में प्रोडक्शन बहुत कम है लेकिन मज़दूरों को बिला वजह बहुत ज़्यादा पैसे दे दिए गए। और मज़दूर भी वो नहीं जो कि सैलरियों पर हों, जिनके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र हो, वो जो आए पैसे लेके साइन करके चले गए, और साइन भी आधे लोगों को नहीं करना आता, अंगूठा लगा के चले गए। तो कोई पता नहीं सुपरवाइज़र ने 20 जो बच्चे बाहर फिर रहे थे उनको टॉफ़ियाँ खिला के उनसे अंगूठे लगवा लिए। बाद में किसी ने वेरीफाई करना है कि ये अंगूठा कौन से मजदूर का कब का था। तो मैं रास्ते भर अपनी टीम को ये बता रहा कि ये गड़बड़े हैं। तो टीम में से एक जूनियर ने कहा कि हो सकता है हमारे खदशात गलत हों, ये तो अकाउंट्स को देख के ऐसा लग रहा है, हो सकता है वहाँ पे ये वाला काम जो कर रहे हो जो साहब, हो सकता है वो एक अच्छे आदमी हो, ज़रूरी थोड़ी कि हर बंदा फ्रॉड करता है। हम हमेशा इंसान को फ्रॉडिया क्यों मानते हैं? अब जो उसने ये बात उठाई तो आपको पता है इमोशंस तो हमेशा ऐसी बात के साथ होते हैं, तो बाकी टीम भी उसके साथ कि जी हम हर बात में क्यों सोचते हैं कि लोग फ्रॉडी होंगे इस तरह से। मैं कहा चलो ठीक है, हम एक दफ़ा एक्चुअल ग्राउंड पे जाके देखते हैं सिचुएशन क्या है। तो इसी तरह से जब हम वहाँ पे पहुँचे और हमने कहा जी हमने वो डेली वेजेस वाले साहब से मिलना है, तो हमें यही बताया गया कि वो नमाज़ पढ़ने गए हुए हैं। हमें उनके कमरे में बिठा दिया गया जहाँ कुरान पाक और कुछ अहदीस की किताबें भी ऊपर शेल्फ में रखी हुई थी। कैलेंडर भी बड़ा अच्छा सा इस्लामिक सा था, उसमें इस्लामिक तारीखें भी आ रही थी और इर्द गिर्द कुछ अच्छी कोटेशंस वगैरह भी लिखी हुई थी। गालबन एक दो आयतें वगैरह भी लिखी थी, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा, लेकिन कमरा बहुत रूहानी सा माहौल दे रहा था। तो अंदर बैठते ही मेरी सारी टीम ना मुझे नफ़रत से देख रही हो कि ये खबीस आदमी जो है ना, ये सारे रास्ते में बताता आया है कि ये देखना वेजेस वाला बंदा गड़बड़ कर रहा होगा, और इतने नेक बंदे के कमरे में हम आए हुए हैं और ये है ना। और जेन्युइनली वो साहब जब कमरे के अंदर एंटर हुए तो वाकई ही एक नूर की सी फीलिंग थी, चेहरे पे इतना नूर, इतनी सफ़ेदी, माथे पे एग्जैक्टली मेहराब का निशान, टखनों तक शलवार चढ़ी हुई, सर पे नमाज की टोपी पहनी हुई, हाथ में लिटरली तस्बीह, और तस्बीह का विर्द करते करते करीब आए। आप लोगों को आने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई? अब हम अपने आप को घटिया समझे जा रहे हैं मजीद कि यार मतलब एक बंदे के बारे में हम सोच रहे हैं कि फ्रॉड कर रहा होगा, वो आते साथ ही आपको आने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई? आए तशरीफ़ रखें। जी आब्दी साहब आप बताएं, आपका वो मुझे टीम ने बताया था कि जी आब्दी साहब होंगे जो टीम को लीड कर रहे होंगे, तो फिर बताएं कैसे आना हुआ। यहाँ तो आपको पता है सारा निज़ाम हम लोग तो कुरान और सुन्ना की रोशनी के मुताबिक करते हैं। फिर उसके बाद बड़ी देर तक वो बताते रहे कि कैसे उनके पास बहुत ज़्यादा ऑप्शंस थी कि वो अपनी ख़ानदानी ज़मीनें वगैरह यूज़ कर सकते थे, लेकिन उन्होंने अपनी फैमिली से वो ज़मीनें नहीं मांगी। उन्होंने कहा मैं बस हक हलाल की थोड़ी सी वो कमाना चाहता हूँ, बहुत ज़्यादा की लालच नहीं है। तो उन्होंने कहा बस यही नौकरी है, इससे 30-35 जो आ रहे हैं इसी से अल्हम्दुलिल्लाह रूखी सूखी खाते हैं, लेकिन अल्लाह का शुक्र है हलाल खाते हैं। अब और ज़्यादा हमें बताया कि दुनियावी ज़िंदगी के क्या मसले हैं, दीन पे चलने के क्या क्या ख़ास फ़ायदे हैं, और वो मतलब रूहानियत भरी हुई। अब जो हम उनसे डाटा मांगे, डाटा पहले से ज़बरदस्त तैयार, और हर चीज़ हर प्रॉपर तरीके से टैली, और उसमें कोई मसला ही ना हो। अब बीच में मैंने कहा जी वो इस वक्त इस डेट पे इतना कैश आउटफ्लो हुआ है, उस दिन इतने मज़दूर नज़र नहीं आ रहे, तो ये कैश कहाँ गया? तो मेरी तरफ बड़ी जलाली नज़रों से उन्होंने देखा।
तो उन्होंने कहा कहीं आपको ऐसा तो नहीं लगता कि खुदा ना खास्ता कहीं मैंने उस रकम में से जो मेरे ऊपर हराम है कोई ज़र्रा भी यूज़ कर लिया हो? मैंने कहा नहीं हो सकता ही हो, बीच में अबू ज़ाहिर है वो जितना मतलब एक बारौनक शख्सियत है और जितने जलाली अंदाज में उन्होंने पूछा है कि मतलब मैंने तो उनके करैक्टर के ऊपर जो है ना वो आवाज़ उठा दी। तो वो मैंने कहा हो सकता है कोई एम्प्लॉय वगैरह, कहते नहीं हमारे होते हुए पॉसिबल ही नहीं है। मैं तो अपने बच्चों को भी हमेशा कहा है कि भाई सादा ज़िंदगी जियो, वो तो बेचारे जो है वो कहते रह जाते हैं, मैं उनको जो है वो कपड़े तक नहीं लेके देता कि नहीं भाई आप अपने इन्हीं कपड़ों में गुजारा करने की कोशिश करें। अब जनाब हम बैठे हुए अचानक से उनको एक फ़ोन कॉल आ गई। फ़ोन कॉल उठाई तो उन्होंने कहा मैंने मना किया था ना, नहीं रुको, अच्छा चलो ठीक है मैं दरवाजे पे आ रहा हूँ। बंद करके ना एकदम से उठने लगे। हमने कहा किबला किधर? उन्होंने कहा बस एक ज़रूरी कॉल आई है, बाहर एक बंदा दरवाजे पे आया, मैं ज़रा जल्दी से बाहर चला जाऊँ। अब मुझे थोड़ी सी चुल तो थी कि कुछ तो वो है गड़बड़। मैं पीछे पीछे चला तो वो उनका बेटा जो फैक्ट्री अक्सर आता जाता था और फैक्ट्री वालों को सब यूज़ टू थे कि हाँ भाई इनका बेटा है तो उसको नहीं रोकना। नई नवेली मॉडल की एक गाड़ी में वो बच्चा अंदर आ रहा हो, गाड़ी से बाहर निकला, हाथ में बेहतरीन उसके महंगा सा फ़ोन हो, ठीक है। और ये 35-30 हज़ार रुपये कमाने वाले साहब जिन्होंने अपने बच्चे को हमेशा हलाल करने वाला जी, इसको ठीक है जी, ये एसी चलवा दें, लो जी, कोई कह रहा है पंखा बंद करा दें, कोई कह रहा है एसी चलवा दें। तो आप इतना पीछे जाके जो बैठ गए, आगे इतनी ठंडक है, मुझे यहाँ अच्छी खासी ठंड लग रही है, आगे जगह ही नहीं है, अल्लाह माफ़ी दे। ये 6 कुर्सियों में से 2 पे इंसान बैठे हुए हैं, ये 6 में 4 पे बैठे हुए हैं। तो पहली 2 रोज़ में 6 कुर्सियाँ खाली मिल गई। तो बहरहाल ये है कि अगर आप लोगों को वाकई गर्मी लग रही हो और क्लास खचाखच भरी हुई हो तो आप इंतजामिया से कह दिया करें वो एसी चला दें। लेकिन मुझे खचाखच भरी हुई क्लास वाली डेफिनेशन समझ नहीं आई। भाईजान आपने अभी से ही वो माहौल करना है, वो नए कपड़े नहीं पहनने, अभी से ही दरवेशी वाला जो है ना। तो वो इसलिए तेजी से भागे थे कि बच्चे ने बताया था कि मैं आ गया हूँ और उन्होंने उसे मना किया था कि आज ऑडिटर आ रहे हैं, आज तुमने नहीं आना। और इनकी खानदानी ज़मीन भी नहीं थी, वो तो इन्होंने छोड़ दी थी। और तनख्वाह थी 30-35 हज़ार, जिसमें ये बड़ी मुश्किल से अपने बच्चे के नए कपड़े ले पाते थे। और ब्रांड न्यू गाड़ी में इनका बच्चा बेहतरीन मोबाइल के साथ जब नमूदार हुआ तो उसके बाद से उन साहब के लहजे में हमें कहीं पे भी इस्तेकाम नज़र नहीं आया। उसके बाद ना वो बोल कुछ और रहे होते थे, चेहरे पे एक्सप्रेशन कुछ और होता था, और जैसे होता है ना कि मैं पकड़ा गया हूँ वो वाला चक्कर। तो अब ऐसे में फिर मैंने कहा जी बिल्कुल सादगी का आपने बच्चों को अच्छा दर्ज दिया है, हो सकता है ये फिर किसी ज़रा दोस्त यार से इसने वो कर लिया। कहते हैं बच्चों का मामू बड़ा मेहरबान है बच्चों पे, शरारती बच्चे हैं, मैं तो इन्हें कुछ नहीं देता तो उनको कह देते हैं वो गाड़ी दे देते हैं। मेरा दिल था मैं उनसे पूछूं कि मामू की कोई बेटी भी है? मतलब इतना मेहरबान मामू जो है वो, मतलब भाई मामे सबके ही हैं और मतलब अच्छे खासे अमीर होते हैं, लेकिन नई गाड़ी लेके नहीं देता कोई मामा। तो ये बहरहाल वो स्केप्टिसिज्म की वजह से, खैर वो मैंने अदब एहतराम में वो नहीं पूछा, लेकिन बहरहाल उसके बाद जो है ना टीम की तरफ फातिहाना नज़र से देखा। अब उनके चेहरे पे शर्मिंदगी थी और मेरे चेहरे पे रौनक थी। अब हमने बहुत डीपली जाके जब उसे देखना शुरू किया तो पता लगा वो भाई साहब तवातर से वहाँ से अक्सर कैश में रकम निकाल के और मुख्तलिफ जगह पे खर्च करते थे। प्रॉब्लम ये है कि पैसा ज़्यादा हो तो भी हज़म नहीं होता, कहीं ना कहीं नज़र आना शुरू हो जाता है। जब एक बंदे ने इतनी मेहनत करके पैसा चोरी किया हो और उसके बाद फिर गुर्बत वाली ज़िंदगी गुजारे तो उसका भी दिल नहीं मानता। तो अचानक से उसका चाल चलन बदल जाता है, अचानक से उसकी अपीयरेंस बदल जाती है। तो जब हम फ्रॉड का पेपर पढ़ेंगे तो वहाँ फ्रॉड को असेस करने की एक निशानी ये भी है कि लाइफस्टाइल चेंज नज़र आना शुरू हो जाता है। जैसे नहीं होता कि आपके मोहल्ले में अचानक से एक बंदा अपने बाहर टाइलें लगा दे, नई गाड़ी ले आए, तो सारे घर वाले कहते हैं कि कोई हराम का ही काम किया होगा इसने, कोई चोरी की होगी, कोई और 2 नंबर तरीके से पैसा आया होगा, वरना ये तो इतना अमीर आदमी नहीं था। तो स्केप्टिसिज्म एक ऐसी चीज़ है जो ऑडिटर के लिए बड़ी ज़रूरी है। तो चाहे बीइंग स्टूडेंट आपको जितना मर्जी लगे कि अदब एहतराम की जगह अपनी
तो हमने भी अदब एहतराम के अंदर रहते हुए लेकिन शख्सियत से मुतासिर नहीं होना, आपने कहीं ना कहीं प्रोफेशनली उस चीज़ को जज करना है। यही वजह है कि जब किसी सियासी जमात का कोई बयान आता है या कोई सियासी जमात की कोई एक्टिविटी होती है तो आप लोग अपने अपने सियासी लीडर की मोहब्बत में उससे महजूज हो रहे होते हैं और हम टीचर्स उसके ऊपर जो है वो तबसरा कर रहे होते हैं। और फिर जब तबसरा करते हैं तो बच्चे जो है वो कहते हैं ये क्या बात हुई, हमारे लीडर को बुरा कह दिया और इस तरह से कर दिया। तो जब आप बड़े हो जाएंगे तो आपको भी समझ आ जाएगी, आपकी प्रोफेशनल जजमेंट भी बेहतर हो जाएगी और आपको समझ आ जाएगा कि हमेशा हर नेक दिखने वाला, हर सही दिखने वाला बंदा हमेशा सही नहीं होता। तो आई गेस हमने स्केप्टिसिज्म को अच्छी तरह से देख के समझ भी लिया है। किताब से अगर इसकी इंग्लिश देखने की कोशिश करें तो एक ऐसा एटीट्यूड दैट इंक्लूड्स अ क्वेश्चनिंग माइंड, बीइंग अलर्ट टू कंडीशन, अलर्ट रहे उन कंडीशंस के लिए विच मे इंडिकेट पॉसिबल मिसस्टेटमेंट। पॉसिबल मिसस्टेटमेंट अगर आपको कुछ कंडीशंस में फील हो रही है, ड्यू टू एरर भी हो सकती है और फ्रॉड भी। और एक क्रिटिकल असेसमेंट आपने हमेशा करनी है ऑडिट एविडेंस की, तनकीदी असेसमेंट करनी है, हमेशा सवाल पूछने, हमेशा प्रोब करना है। किसी भी चीज़ को हमेशा से फौरन से नहीं मान लेना, आपने हमेशा तहकीक करने के बाद मानना है। प्रोफेशनल जजमेंट क्या है? एप्लीकेशन है किस किस चीज़ की, आपने जो ट्रेनिंग हासिल की है, जो नॉलेज आपके पास है, जो एक्सपीरियंस है, विद इन कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडेड बाय ऑडिटिंग, अकाउंटिंग एंड एथिकल स्टैंडर्ड। अकाउंटिंग के, ऑडिट के और एथिक के जो स्टैंडर्ड्स आपने देखे हुए हैं और जो ट्रेनिंग, नॉलेज और एक्सपीरियंस आपके पास है, ताकि आप क्या कर सकें, इन मेकिंग इन्फॉर्म्ड डिसीजंस अबाउट कोर्सेज ऑफ एक्शन दैट आर अप्रोप्रिएट इन सर्कमस्टांसेस ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट। ऑडिट एंगेजमेंट में किस सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, कब कम काम करना चाहिए, ज़्यादा काम करना चाहिए, किस बात पर रिलाई करना चाहिए, किस पे नहीं। तो प्रोफेशनल जजमेंट आपकी ट्रेनिंग, नॉलेज, एक्सपीरियंस को इन स्टैंडर्ड्स के साथ जोड़ के जब आप अप्लाई करते हैं तो ये उस चीज़ का नाम है जिससे आप ज़्यादा बेहतर तरीके से परख सकते हैं। तो ये किसी किताब में नहीं लिखी हुई होती, ये ज़िंदगी आपको मारें खिला खिला के ये चीज़ आपके अंदर शामिल कर देती है। तो जो जितना ज़्यादा एज का होगा वो उतना ज़्यादा समझा हुआ होगा और जो जितनी कम एज का होगा वो उसने उतना कम समझा होगा। तो प्रोफेशनल जजमेंट का बड़ा डायरेक्ट ताल्लुक है एक बंदे की एज के साथ, उसके एक्सपीरियंस के साथ, और वो कितना ज़्यादा ज़िंदगी से सीख के अपने आप के ऊपर अप्लाई करता है। आखिरी चीज़, जब आपने ऑडिट करना है और एविडेंस हासिल करना है तो योर एविडेंस मस्ट बी सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट। सफिशिएंट एंड appropriate। sufficient काफी, appropriate काफी। ये कौन सा वाला काफी और ये कौन सा वाला काफी है? क्वांटिटी। ये क्वांटिटी में अच्छी खासी तादाद में एविडेंस लेना चाहिए और अप्रोप्रिएट, ये क्वालिटी की बात हो रही है कि एक अच्छी क्वालिटी का एविडेंस होना चाहिए। तो जब भी ऑडिटर ऑडिट एविडेंस हासिल करे तो उसकी ये कोशिश नहीं होनी चाहिए कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा एविडेंस हासिल करूं, उसकी कोशिश होनी चाहिए ज़्यादा और अच्छी क्वालिटी का एविडेंस। अगर आपके पास बहुत अच्छी क्वालिटी का एविडेंस और थोड़ा है तो ये भी कोई मज़े की बात नहीं है। बहुत ज़्यादा तादाद में एविडेंस है लेकिन क्वालिटी हल्की है, ये भी अच्छी बात नहीं है। आइडियली एक डिसेंट क्वांटिटी का डिसेंट एविडेंस होना चाहिए। मैं अगर क्लास में लोगों से पूछना चाहूँ कि हाँ भाई कितने लोग ऐसे हैं जिनको ऑडिट में नींद आती है, और मैं क्लास में मौजूद एक बच्चे से पूछूं और वो कहे मुझे तो बहुत नींद आती है, अब ऑन द बेसिस ऑफ दैट सैंपल मैं कहूँ कि जी मैंने सैंपल लिया और उसकी बेस पे मैं इस नतीजे पे पहुँचा कि मेरे ऑडिट की क्लास के बच्चों को क्लास में नींद आती है, तो मैंने कोई गड़बड़ तो नहीं की? मैंने बहुत छोटा सैंपल उठाया। अगर मैं 20 बच्चों से पूछता, 15 बच्चों से पूछता तो शायद ये एक इतना डिसेंट सैंपल होता कि उसकी बेस पे मेरा नतीजा थोड़ा सा ज़्यादा बेहतर होता। तो क्वांटिटी बेहतर होनी चाहिए। फिर क्या हुआ, मैंने अपनी लॉ वाली क्लास में 20 बच्चों से पूछा आपको ऑडिट में नींद आती है? मैं कहा जी सर। तो मुझे समझ आ गई, उन्होंने कहा जी सर। तो मैंने 20 बच्चों का सैंपल उठाया और उनसे मुझे पता लग गया कि इनको ऑडिट की क्लास में नींद आती है, बस वो बच्चे थे लॉ की क्लास के। अब क्वांटिटी तो ठीक है, कुछ गड़बड़ है, अप्रोप्रिएट नहीं है, ये रेलेवेंट सैंपल नहीं है, मैंने सही तरीके से सैंपल नहीं उठाया, सही लोगों से सैंपल नहीं उठाया। तो जब भी आप ऑडिट एविडेंस हासिल करेंगे तो वो सफिशिएंट भी होना चाहिए, अप्रोप्रिएट भी होना चाहिए। हम आगे एक चैप्टर में जाके एक स्टैंडर्ड पढ़ेंगे जिसमें हम सफिशिएंसी कैसे बेहतर करते हैं उस पर बात करेंगे और अप्रोप्रिएटनेस कैसे बेहतर करते हैं उस पर बात करेंगे। तो बेसिकली इस वक्त जो हमारी डिस्कशन है उसका मकसद ये है कि हम ज़रा बेसिक्स समझ लें कि ऑडिट क्या है, ऑडिट किस तरह से, एक ऑडिटर भाई ऑडिट के दौरान क्या क्या काम कर रहे होते हैं।
तो हमें ISA वाली बात, एथिक्स वाली बात, जजमेंट वाली बात, स्केप्टिसिज्म वाली बात, सफिशिएंट और अप्रोप्रिएट वाली बात समझ आई। जो मैंने स्क्रीन पे नहीं दिखाया वो प्रोफेशनल जजमेंट के या स्केप्टिसिज्म के यूजेस या बेनिफिट्स वगैरह हैं। मैंने आपको बताया था कि हर दिन कुछ चीज़ें स्क्रीन पे दिखाऊंगा और कुछ चीज़ें मैं चाहूँगा कि आप पढ़ के आएँ और ताकि अगले दिन हम फिर उसके ऊपर डिबेट करें। तो अगर हैंड आउट दिखाएँ तो दिखाएँ सर हैंड आउट। शुरू वाली चीज़ें हमने अभी छोड़ी हुई हैं, कंपनी लॉ वाली। हमारी कहानी शुरू हुई थी ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडिपेंडेंट ऑडिटर एंड कंडक्ट ऑफ ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद ISA। यहाँ से लेके नेक्स्ट पेज तक हम पढ़ते जाएंगे। एंड पे एक हेडिंग आ रही है स्कोप ऑफ ऑडिट, आ रही है आपके पास। इधर एक ट्यूटर नोट लिखा हुआ है, आइडियली टू बी रेड आफ्टर अंडरस्टैंडिंग द ऑडिट इन ICAP ने ये यहाँ लिखा हुआ तो है अपनी किताब में, लेकिन मैं यहाँ इसको एक्सपेक्ट करता हूँ कि हम अभी फ़ौरन ना पढ़ें, क्योंकि यहाँ इन्होंने जज्बाती होकर बताना शुरू कर दिया ऑडिट के स्टेप्स क्या होते हैं। अभी तो हमने ऑडिट समझा है, तो बजाय इसके कि हम एकदम से उन स्टेप्स के अंदर के अल्फाज में उतर जाएं, तो ये लिखा हुआ तो यहाँ है लेकिन हम अभी यहाँ नहीं पढ़ेंगे। थोड़ा सा ऑडिट हमें और समझ आ जाए तो फिर पलट के जब इधर आएंगे तो फिर ये हमारे लिए बड़ा ईजी हुआ वो होगा, और उस वक्त शायद ऐसे आप पढ़ के सोचेंगे कि ना भी पढ़ता तो भी बात बराबर ही थी। तो ये किताब में यहीं पे लिखा हुआ है, लेकिन मैंने ट्यूटर नोट यहाँ पे लिख दिया है कि इसको अभी ना पढ़ा जाए, तो इससे तो आपका पढ़ने वाला और कम हो गया। आपने यूज ऑफ प्रोफेशनल जजमेंट तक पढ़ना है, तो कल इसको पढ़ के आए। तो ये कंपनी लॉ के बाद का जो यूनिट है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग, और इससे आगे का ये जितने भी ये 2-3 सफ़े हैं, इसमें कोई भी सवाल कोई भी कन्फ्यूजन होगी पहले हम उसे डिस्कस करेंगे, और फिर रेस्ट ऑफ दिस वीक हम लोगों की कोशिश होगी कि हम कंपनी लॉ में जो ऑडिट की जिम्मेदारियां, प्रॉब्लम्स और वो हैं जहां से लॉजिकल सवाल आता है, अच्छा खासा तगड़ा लॉजिकल सवाल आता है, हम उस पर काम करेंगे, और ओवर वीकेंड हम फिर उस लॉजिकल सवाल की प्रैक्टिस करेंगे ताकि आप एक प्यारा सा खूबसूरत सा टेस्ट भी दे सकें। ठीक है, अब तो हम बड़े होते जा रहे हैं। ठीक है जी, तो बस अब आपने ये पढ़ के आना है। कल इंशाल्लाह ताला कंपनी लॉ का पोर्शन स्टार्ट करते हैं। कोशिश करें अगले 2 दिन छुट्टी ना की जाए, क्योंकि वो बड़ा ज़रूरी एरिया है और ICAP में काफ़ी ट्रिकी तरीके से आता है। मिलते हैं इंशाल्लाह। आज आप लोगों को जल्दी छुट्टी हो गई, कभी कभी ऐसा भी होता है। ठीक है, कुछ ज़िद थोड़ी है।